नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं देवेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं डीएनए। धमतरी के सबसे पसंदीदा न्यूज़ चैनल में हम रोज़ लेकर आते हैं शहर से जुड़ी और आप सबको प्रभावित करने वाले मुद्दे, करते हैं उनकी एनालिसिस और बताते हैं खबरों के पीछे छिपी सच्चाई को। गहराई से परख होती है हर उस घटना की जो खबरों की भीड़ में आम होकर गुमसी हो जाती है। हम लेकर आते हैं परिचर्चा कार्यक्रम जिसमें शहर के प्रतिष्ठित लोग शहर हित की बातें बेबाकी से रखते हैं। वही मीडिया की चौपाल में हम शहर के जागरूक पत्रकारों का नज़रिया रखने की कोशिश करते हैं और समझते हैं, जबकि एक मुलाकात कार्यक्रम किसी एक शख्सियत की काबिलियत और नज़रियों को समझने की हमारी कोशिश है। बहरहाल आज हम लेकर आए हैं अपने जिला ब्यूरो की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। देखिए क्या है आज की ताज़ा तरीन घटना। नमस्कार, मैं हूं सौम्या और आप देख रहे हैं डीएनए न्यूज़। आज के इस प्रोग्राम में हम कोरोना से जुड़े और अन्य मुद्दों पर चर्चा करेंगे हमारी धमतरी की लोकप्रिय विधायक रंजना साहू जी से। आइए हम बातचीत करते हैं उनसे, बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। जी मैडम, धमतरी में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते इतने लोगों की जो मौतें हो रही है, आप इनका जिम्मेदार किसे मानते हैं? आप सभी को मेरा नमस्कार। कोरोना का ये दूसरा लहर है और जिस प्रकार हमने देखा कि कोरोना पिछले वर्ष प्रारंभ हुआ, ये उसका द्वितीय वर्ष है। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी जब आई तो WHO ने स्पष्ट कहा और हमारे वैज्ञानिकों ने स्पष्ट कहा कि दूसरी लहर इसके आ सकती है और इसकी तैयारी राज्य शासन को पूरी करनी चाहिए थी। लेकिन राज्य सरकार की लापरवाही के चलते आज हम देख रहे हैं जितनी भी मौतें हो रही हैं वो उपचार नहीं मिलने के कारण, सही समय में सही उपचार नहीं मिलने के कारण लोगों की मौतें हो रही हैं। अभी लगातार जो डेथ रेट बढ़ रही है उसमें लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाया। ले देखिए जी, जिसे ऑक्सीजन मिला तो उसे वेंटिलेटर नहीं मिल पाया, ICU रूम उसे नहीं मिल पाया। तो इस प्रकार की जो दिक्कत आ रही है वो लोगों में जो एक होना था कि वास्तव में जिस प्रकार एक सरकार की तैयारी रहनी थी और अभी जिस प्रकार WHO ने और हमारे वैज्ञानिकों ने फिर कहा कि अभी तीसरी लहर भी आ सकती है, तो जिस प्रकार लगातार चेतावनी सरकार को मिल रही थी कि आपकी तैयारी रहनी चाहिए, लेकिन सरकार किसी भी प्रकार की तैयारी राज्य शासन की नहीं थी, उसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। जी मैडम, छत्तीसगढ़ में अब तक कोरोना वायरस के चलते जितने लोगों की मौतें हुई हैं, आपको क्या लगता है, क्या उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए? बिल्कुल मुआवजा मिलना चाहिए। इसमें तो राज्य सरकार को आगे आकर ऐसे परिवार जिनके मुखिया जिनकी मृत्यु हो गई है और जो लालन पालन सारा वो जो परिवार के मुखिया करते थे, ऐसे लोगों को और जो कोरोना वॉरियर्स के रूप में जो अपनी सेवाएं लगातार दे रहे हैं, ऐसे लोगों को निश्चित ही शासन को स्वयं आगे आकर उन्हें मुआवजा देना चाहिए। जी मैम, छत्तीसगढ़ सरकार पर आरोप लग रहे हैं 18+ वैक्सीन में आरक्षण कर वह भेदभाव कर रही है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार जो जिम्मेदारी सरकार की रहती है, जो मुखिया की जो जिम्मेदारी रहती है, इस जिम्मेदारी से सरकार भाग रही है। जिस प्रकार हम लगातार देख रहे हैं, केंद्र सरकार ने जब ये जानकारी में आई कि 18+ लोगों को भी वैक्सीनेशन होना है, तो केंद्र सरकार ने तो आदेश निकाल दिया कि और एक बड़ी जिम्मेदारी राज्य शासन को दे दी कि आप 18 से लेकर 44 वर्ग के लोगों को आप टीकाकरण कर सकते हैं। जिस कंपनी को जैसा ऑर्डर करना है, ये आपकी जिम्मेदारी, सारी जिम्मेदारी राज्य सरकार को दे दी। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये राज्य सरकार की सोच की कमी है। राज्य सरकार के कार्य करने की शैली और राज्य सरकार के कार्य करने की क्षमता, उनकी सोच खत्म हो गई है। अपनी जनता के प्रति जो शासन की जिम्मेदारी रहनी चाहिए, समय रहते लोगों को टीका लगवाना और टीकाकरण में इस तरह का भेदभाव, कोरोना ये वैश्विक महामारी किसी वर्ग विशेष को बताकर नहीं आएंगी कि आप इस कास्ट के हैं, आप इस वर्ग के हैं, आपको कोरोना होगा नहीं होगा, ये बता के नहीं आने वाला है कोरोना। तो ऐसे में शासन को चाहिए कि 18 से 44 वर्ग के जो अपने प्रदेश में लगभग 1,30,00,000 ये लोग हैं, इन लोगों को वैक्सीनेशन होना चाहिए और समय पे होना चाहिए। जिस प्रकार हम धमतरी में देख रहे हैं कि सेंटर बहुत कम है, लोगों की भीड़ लगी हुई है। अब ये महसूस हो रहा है कि जो टीकाकरण, जो लोग, युवा वर्ग जो टीकाकरण करवाने जा रहे हैं, कहीं उनको कोरोना ना हो जाए, वो वापस किसी परेशानी में ना पड़ जाए। इस प्रकार की दिक्कतें
अभी आना शुरू ना हो जाए। तो निश्चित ही सरकार को जो जिम्मेदारी अपनी जनता के प्रति उठानी चाहिए, वो जिम्मेदारी उठा नहीं पा रही है। जी मैम, जीवन रक्षक दवा और एक्सरे मशीन को राज्य सरकार ने अटका दिया है उसकी खरीदी को, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, 90 महीने में CGMSC से ऑर्डर हुआ था, लेकिन आज तक जीवन रक्षक दवाएं खरीदी नहीं गई है। ये सरकार की अकर्मण्यता है। जिस ओर शासन को विशेष ध्यान देना चाहिए, अपनी जनता के स्वास्थ्य के प्रति विशेष ध्यान देना चाहिए, इस ओर सरकार का ध्यान नहीं है। आरोप है कि असम के चुनाव परिणाम छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठा के लिए घातक रहा है, आप इसे स्पष्ट कीजिए। जब से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई है, तब से पूरा छत्तीसगढ़ प्रदेश हमेशा दांव पर लगा हुआ है। जिस प्रकार मुख्यमंत्री जी को असम की जिम्मेदारी, बड़ी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री जी को दी गई और वो वहाँ प्रचार में भी गए, और वहाँ से जिन विधायकों को वो मेहमान नवाजी करने के लिए छत्तीसगढ़ घुमाने के लिए यहाँ पर ले आए, लॉकडाउन के चलते, जब पूरे प्रदेश में लॉकडाउन चला था और बाहरी व्यक्ति को अलाउ नहीं था, ऐसे समय में माननीय मुख्यमंत्री जी असम के विधायकों को पकड़कर यहाँ पे ले आए और उनकी खूब मेहमान नवाजी किए। तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। लॉकडाउन के चलते जो ये होना था कि प्रदेश की जनता को कैसे सुरक्षित किया जाए, उनके बॉर्डर को सील जहाँ पर करना था, ये स्वयं उनको उठाकर यहाँ पर ले आए। मुख्यमंत्री सहायता कोष में प्रदेश के विधायकों को समायोजित करने के बारे में आपकी सहायता राशि की आपकी क्या राय है? देखिए कि नई बात नहीं है। पिछले टाइम भी जब ये बहुत बड़ी आपदा, वैश्विक महामारी आई, उस समय विपक्ष के विधायक, जो विपक्ष के 14 विधायक हैं, हम लोगों ने अपना मानदेय, लगभग वर्ष भर का मानदेय का 30% हमने सरकार को दिया। उसके साथ साथ हमने कुछ राशि जो शासन को दी, और साथ ही साथ अपने धमतरी ज़िले में भी कुछ राशि हमने, जो बहुत आवश्यक दवाइयाँ या इस तरह की जो भी आवश्यकता है यहाँ के जिला अस्पताल को, वहाँ के CHMO से बात करके उनको जो आवश्यकता हो वो उपलब्ध कराने की कुछ राशि हमने दी। और इस बार जिस प्रकार शासन ने स्वयं निर्णय ले लिया कि उन्होंने पहले ये कहा कि केवल कांग्रेस के विधायकों की राशि, लेकिन जब आदेश निकला तो इसमें सभी विधायकों की राशि मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करने का आदेश दिया, जो कि सरासर गलत है। ऐसी विपदा, ऐसी आपदा के समय विधायकों को एक अधिकार ये देना चाहिए कि आपके क्षेत्र में जो आवश्यक हो, क्योंकि अपने क्षेत्र की आवश्यकता हम बेहतर समझ सकते हैं, ऐसे में एक जिम्मेदारी हमें दे देते कि आपके क्षेत्र में जो आवश्यक हो, चाहे वो एम्बुलेंस हो, चाहे वो दवाइयों की आवश्यकता हो, ऑक्सीजन की आवश्यकता हो, वेंटिलेटर की आवश्यकता हो, या अन्य किसी प्रकार की आवश्यकता यदि हमारे क्षेत्र में हो, अपने विधानसभा में हो, तो हम उन आवश्यकताओं को पूर्ति कर सकें। लेकिन सरकार ने तो एक फरमान जारी कर दिया कि आपको मुख्यमंत्री राहत कोष में देना ही पड़ेगा। हमारे राज्यपाल जी तक ये विषय पहुंचा, तो उन्होंने भी इस विषय को जैसे ही उनके संज्ञान में आया, उन्होंने भी इस बात को उचित नहीं समझा कि विधायकों की पूरी राशि का उपयोग मुख्यमंत्री राहत कोष में किया जाए। एक जिम्मेदारी वहाँ के विधायकों को दे दी जाए कि किस प्रकार आप जो प्राथमिकता के अनुसार उस राशि का खर्च करें। जी मैम, धमतरी के विकास को लेकर अब तक आपने कितने प्रश्न विधानसभा में लगाए हैं? देखिए, मैं तो जब से मुझे धमतरी की एक बहुत बड़ी जो जिम्मेदारी मिली, निश्चित ही यहाँ की जनता ने बहुत सराहा और बहुत सहयोग और बहुत आशीर्वाद मुझे दिया। और जब से विधानसभा शुरू हुई तब से लगातार मैंने धमतरी के विषय में, यहाँ के विकास को लेकर बहुत सारे, चाहे किसी भी क्षेत्र में, शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, अपना स्वास्थ्य का अन्य कोई भी क्षेत्र हो, सभी क्षेत्र में मैंने प्रश्न लगाए हैं। स्वास्थ्य की प्राथमिकता के साथ साथ शिक्षा हमारी प्राथमिकता है। जिस प्रकार लगातार धमतरी में ये मांग उठती आई है, मैंने भी विधानसभा में इस विषय की मांग की है उच्च शिक्षा मंत्री जी से कि हमारे यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज सबसे पुराना हमारे कॉलेज है, इसको अपग्रेड किया जाए। इस विषय में माननीय उच्च शिक्षा मंत्री को इस विषय में भी मैंने पत्र लिखा कि धमतरी आसपास के जो विद्यार्थी हैं वो धमतरी उनको पास पड़ता है, वो यहाँ यदि आते हैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं तो बहुत सी सुविधाएं यहाँ पर उनको उपलब्ध हो पाएंगी। तो इस विषय में अभी तक राज्य सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की, कोई कदम नहीं उठाया। ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिसको प्राथमिकता के तौर पर पूरा करना ज़रूरी है? कि धमतरी की तासील, धमतरी हमारा धार्मिक क्षेत्र है और धमतरी जैसे
स्थान पर और वर्तमान में ये देखा जाए कि सबसे ज़्यादा प्रथम चरण में आवश्यकता हमको शिक्षा और स्वास्थ्य, हमारा दो ऐसे मजबूत क्षेत्र हैं जिसे मजबूत रखना आवश्यक है। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में चूँकि धमतरी जिला अस्पताल चूँकि 100 बिस्तर अस्पताल है, यहाँ पर मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल, नर्सिंग स्टाफ की भी कमी है। बहुत सी सुविधाएं जो वहाँ पर होनी चाहिए वो सुविधाएं नहीं हैं। चूँकि 100 बिस्तर अस्पताल है, वहाँ पर काम 200 बिस्तर अस्पताल का होता है। आसपास चाहे हम गरियाबंद कहें, महासमुंद कहें, कांकेर कहें, इधर के आसपास के जितने लोग हैं वो धमतरी को ही सेंटर मान के, इधर बालोद है, आसपास के लोग धमतरी में ही आते हैं और यहाँ पर अच्छी सुविधाएँ होने के कारण वो धमतरी आते हैं। लेकिन बहुत सी कमियों के कारण, स्वास्थ्य विभाग में बहुत सी कमियों के कारण ये हो रहा है कि यहाँ पर बहुत सी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। तो इस क्षेत्र में मैंने माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को पत्र लिखा, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इस विषय में पत्र लिखा कि धमतरी में बहुत सी जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा किया जाए और बेहतर यहाँ के चिकित्सा क्षेत्र को और बेहतर अच्छा किया जाए। जी मैडम, धमतरी जिला अस्पताल में वेंटिलेटर तो आ गए हैं लेकिन टेक्नीशियन की कमी के कारण बेकार पड़े हैं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? बेकार नहीं पड़े हैं क्योंकि 4 वेंटिलेटर पहले ही जिला अस्पताल में थे और अभी जो लगभग 8 वेंटिलेटर हम सब ने विधायक सम्मानीय अजय चंद्राकर जी ने, हमारी सिहावक के विधायक लक्ष्मी ध्रुव जी ने और हमने मिलकर अपनी निधि इस प्राथमिक आवश्यकताओं पर दी, जिसमें 300 जंबो सिलेंडर और 8 वेंटिलेटर खरीदा गया है। और ऐसे समय में चूँकि CHMO जी से जब मेरी बात हुई, स्वास्थ्य अधिकारी हमारे, तो उन्होंने इस विषय में चर्चा करके और मुझे ये आश्वस्त कराया कि इस वेंटिलेटर को चलाने के लिए अभी उनके पास 2 स्टाफ उपस्थित हैं। चूँकि इसमें जो प्रशिक्षण होता है वो राज्य शासन के स्तर पर इनके प्रशिक्षण होते हैं, जो हमारे चिकित्सक हैं उनके प्रशिक्षण, तो उन्होंने यहाँ से नाम भेज दिए हैं और निश्चित ही वो जल्दी प्रशिक्षित होकर यहाँ पर आ जाएंगे। और अभी जो 2 देख रहे हैं वो बाकी वेंटिलेटर की जिम्मेदारी वो ले रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान रेत और शराब की जमकर कालाबाजारी हो रही है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या लगता है कि क्या सरकार और प्रशासन की मिलीभगत है? देखिए, प्रदेश में जब से कांग्रेस की सरकार है तब से रेत और शराब, इसकी कालाबाजारी निरंतर हो रही है। इसमें कहीं ना कहीं जिस प्रकार जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई, उन्होंने इस बात को बहुत स्पष्ट किया कि हम शराबबंदी करेंगे और ये इन्हीं छत्तीसगढ़ की जनता से उन्होंने झूठे वादे किए। और जैसे ही वो सत्ता में आए, सबसे पहले उन्होंने ये किया कि शराब की दुकानों की संख्या बढ़ा दी और लगातार ये देखा गया कि कभी भी शराब की घर पहुंच सेवा नहीं हुई। लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि ऑनलाइन आप शराब ऑर्डर कर सकते हैं। गांव-गांव में शराब नहीं मिलती थी, अब गांव-गांव तक दुकानें खुल गई है और घर-घर तक कोचिया शराब पहुंचा के दे रहे हैं। ये स्थिति प्रदेश की सरकार की है, तो इसमें कहीं ना कहीं शासन जिम्मेदार है। और लगातार देखा जा रहा है कि महिलाएं, जिस प्रकार पूर्व में डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार थी और उस समय बहुत से महिला समूह बनी थी, जिसको हम अलग अलग नाम से, जिन महिलाओं समूह को हम जानते थे, और वो महिला बहनें हमेशा आगे आकर शराबबंदी और स्वच्छता के क्षेत्र में वो काम करती थी। महिला कमांडो के रूप में जिन्हें हम जानते हैं, गुलाबी गैंग के रूप में जिन्हें हम जानते हैं, भारत माता वाहिनी के नाम से जिन महिला समूह को हम जानते हैं, ऐसी हमारी बहनें आकर शराबबंदी का काम करती थी। सरकार को तो जिम्मेदारी दी गई थी शराबबंदी की, लेकिन सरकार तो कर नहीं पाए, लेकिन ये महिला समूह काम करती रही। लेकिन वास्तव में जब से सरकार आई, उन्होंने लगातार घर पहुंच सेवाएं शराब की उपलब्ध करा दी। रेत के विषय में बात करें तो अवैध रेत उत्खनन, सरकार इस विषय को जानती है, लेकिन इस पर कोई ठोस कार्रवाई ना होना। अभी तक सरकार ने न शराब के विषय में कोई ठोस कार्रवाई की, न रेत के विषय में कोई ठोस कार्रवाई की। तो कहीं ना कहीं सरकार के संरक्षण में ये काम हो रहा है, इसलिए सरकार मौन बैठी है। और बहुत अच्छी बात है कि आप जैसे मीडिया साथियों के माध्यम से बहुत सी चीज़ें आगे आती है, तो निश्चित ही इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। और हमारे आप जैसे जागरूक जो मीडिया बंधु हैं, आप सबका बहुत धन्यवाद कि आप सबके माध्यम से बहुत सी चीज़ें सामने आती हैं।
तो ये था धमतरी की सबसे लोकप्रिय विधायक रंजना साहू जी से बातचीत का हमारा सिलसिला। इन्होंने विस्तार से हमारे प्रश्नों का उत्तर दिया और कोरोना से जुड़े और अन्य मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा की। आपसे हम लेते हैं विदाई। मैं सौम्या और मेरे सहभागी राज गायकवाड़। आप हमें दीजिए इजाज़त। आप बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज़ पर। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी। तो ये था शहर में घटने वाली खबरों का लेखा जोखा। हम लेकर आते रहेंगे अलहदा तरीके से हर उस घटना को और एनालिसिस करते रहेंगे खबरों को। आप बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज़ पर। विदा लेने से पहले हम इतना ही कहना चाहेंगे कि आप सभी के सहयोग, समर्थन और सलाह से डीएनए धमतरी का सबसे विश्वसनीय और लोकप्रिय चैनल बन चुका है। हमें उम्मीद है कि हमारा ये विश्वास हमेशा बना रहेगा, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। जाते जाते हम ये बात जरूर कहना चाहेंगे कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए आप सतर्क रहें, बचाव के उपायों को आत्मसात करते रहें, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर का उपयोग करते रहें। एक अहम बात, कोरोना अब ज़्यादा ताकतवर बनकर नए स्ट्रेन के रूप में हमला करने की फिराक में है, इसलिए कोई भी चूक आपके और आपके परिवार के लिए महंगी पड़ सकती है। इसलिए आप अपने परिवार का ख्याल रखिए और समाज को सुरक्षित रखने में योगदान दीजिए। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी।